विद्यार्थियों नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में महाराणा सांगा के प्रारंभिक जीवन एवं महाराणा सांगा के राज्यारोहण के बारे में अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम राणा सांगा और गुजरात संबंध, महाराणा सांगा और मालवा का संबंध तथा महाराणा सांगा और दिल्ली सल्तनत के संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। राणा सांगा और गुजरात संबंध। सांगा के राज्यारोहण के समय गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा नवंबर 1511 में महमूद बेगड़ा का देहांत हो गया। उसका पुत्र मुजफ्फर शाह द्वितीय गुजरात की गद्दी पर बैठा। ईडर राज्य में हस्तक्षेप। ईडर के शासक राव भाण की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सूर्यमल ईडर का शासक बना। सूर्यमल की 18 माह बाद मृत्यु हो गई और उसका पुत्र रायमल ईडर का अगला शासक बना। रायमल के चाचा भीम ने गुजरात के सुल्तान की अनुमति से रायमल को भगाकर ईडर के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। रायमल महाराणा सांगा की शरण में गया, जिसके साथ सांगा ने अपनी पुत्री की सगाई कर दी। भीम की मृत्यु हो जाने पर भीम का पुत्र भारमल गद्दी पर आसीन हो गया। महाराणा सांगा की सैन्य सहायता से रायमल ने भारमल को हराकर ईडर का शासन हस्तगत कर लिया। 1514 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर को रायमल द्वारा ईडर पर कब्जा करने की सूचना मिली। सुल्तान ने अहमदनगर के जागीरदार निजामुल मुल्क को रायमल को पदच्युत करने के लिए भेजा। शत्रु सेना द्वारा दुर्ग घेरने पर रायमल बिसलनगर अर्थात बीजानगर चला गया, परंतु निजामुल मुल्क द्वारा उसका पीछा किया गया। रायमल ने शक्ति संगठित कर उस पर भयंकर प्रत्याक्रमण किया। निजामुल मुल्क ईडर छोड़कर भाग गया। रायमल का फिर से ईडर पर अधिकार स्थापित हो जाता है। सुल्तान ने पुनः जहीरुल मुल्क को भेजा, परंतु वह भी असफल रहा। तीसरी बार मलिक हुसैन को ईडर पर आक्रमण करने हेतु भेजा, जिसने ईडर पर अधिकार कर लिया। मलिक हुसैन को सुल्तान ने ईडर का हाकिम नियुक्त कर दिया। 1520 ईस्वी में महाराणा सांगा ने ईडर पर आक्रमण कर रायमल को पुनः गद्दी पर बिठाया। परास्त मलिक हुसैन भागकर अहमदनगर के किले में जाकर रहा। महाराणा ने अहमदनगर को जा घेरा। मलिक हुसैन का पीछा करते हुए मुस्लिम सेना महाराणा का सामना न कर सकी। अहमदनगर के कई हाथी और असबाब महाराणा के हाथ लगे। विजयी सेना का बड़नगर अर्थात बिसलनगर पर आक्रमण। हातिम खां को मारकर बड़नगर पर अधिकार। बड़नगर को लूटने के बाद महाराणा चित्तौड़ लौट आए। कुछ समय बाद गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर ने सोरठ के हाकिम मलिक अयाज के साथ मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण हेतु प्रस्थान किया। मार्ग में डूंगरपुर, बांसवाड़ा व सागवाड़ा को नष्ट करती हुई सम्मिलित सेना मंदसौर पहुंची। राणा की सेना में सलहंदी तंवर आसपास के राजपूतों के साथ आ मिला। मलिक अयाज ने युद्ध में पराजित होने की संभावना समझकर जब मलिक अयाज ने राणा की विशाल सेना देखी तो उसे ऐसा आभास हो गया कि पराजय निश्चित है, अतः उसने राणा से संधि कर ली। गुजरात के सुल्तान को इस कारण खाली हाथ वापस लौट जाना पड़ा। राणा सांगा और मालवा का संबंध। महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय मालवा का सुल्तान नासरुद्दीन खिलजी था। 1511 में नासरुद्दीन की मृत्यु पुत्र महमूद खिलजी द्वितीय मांडू के तख्त पर बैठा। कुछ समय में ही नासरुद्दीन के छोटे भाई साहिब खान ने मुस्लिम अमीरों की सहायता से महमूद को हराकर मालवा की गद्दी पर अधिकार कर लिया। सुल्तान महमूद खिलजी ने राजपूत सरदार मेदिनी राय की मदद से साहिब खान की सेना को परास्त कर पुण्य मांडू पर अधिकार कर लिया। सुल्तान ने मेदिनी राय को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय ने क्रुद्ध अमीरों ने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर की सहायता से मेदिनी राय को मांडू से भगा दिया तथा सुल्तान महमूद को अपना वे गुजरात के सुल्तान का आश्रित बना दिया और साथ ही सुल्तान को मेदिनी राय के विरुद्ध भी भड़का दिया। मेदिनी राय ने राणा सांगा की सहायता से मालवा पर आक्रमण किया, परंतु अवसर उपयुक्त नहीं था। अतः अवसर की उपयुक्तता न देखकर राणा की फौजें चित्तौड़ लौट गई एवं मेदिनी राय
जो था मेदिनी राय को गागरोन व चंदेरी की जागीर देकर राणा सांगा ने मेदिनी राय को अपना सामंत बना लिया। सुल्तान महमूद खिलजी ने मेदिनी राय को दंड देने हेतु गागरोन पर आक्रमण कर दिया। वहां मेदिनी राय का प्रतिनिधि भीमकर्ण था। गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी। महाराणा सेना सहित गागरोन पहुंचा व महमूद से युद्ध किया। सांगा को निर्णायक विजय प्राप्त हुई। महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बनाकर चित्तौड़ लाया गया। 3 माह जेल में रहने के बाद महमूद द्वारा भविष्य में अच्छा व्यवहार करने की प्रतिज्ञा करने पर राणा ने महमूद खिलजी द्वितीय को मुक्त कर दिया। सुल्तान ने अपने एक शहजादे को जामीन के तौर पर चित्तौड़ छोड़ा और महाराणा को रत्न जड़ित मुकुट व सोने की कमरपेटी प्रदान की। राणा का महमूद को छोड़ देने व सम्मानपूर्वक मांडू लौटा देने की नीति की कुछ इतिहासकारों ने निंदा की है, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि राणा का ऐसा करना बुद्धिमानी का द्योतक है। जब वह दूरस्थ मांडू पर अपना अधिकार नहीं रख सकता था तो वह इस उदारता से क्यों न शत्रु को जीतता। इस मैत्री संबंध से गुजरात मालवा के गुट की संभावना भी कम हो गई और मेदिनी राय को अपना आश्रित बनाकर उसने एक सशक्त संरक्षण मेवाड़ की सीमा पर स्थापित कर दिया था। दिल्ली सल्तनत और सांगा। सांगा के राज्यारोहण के समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र इब्राहिम लोदी 22 नवंबर 1517 को दिल्ली के तख्त पर आसीन हुआ। सिकंदर लोदी के अंतिम दिनों में सांगा ने दिल्ली सल्तनत को निर्बल देखकर दिल्ली सल्तनत के अधीन वाले मेवाड़ की सीमा से लगे हुए कुछ भागों को अधिकृत कर अपने राज्य में मिला लिया था। सिकंदर इसका विरोध न कर सका। अपनी निर्बल स्थिति के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी और उसके छोटे भाई जलाल खां के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर सांगा ने पूर्वी राजस्थान के उन क्षेत्रों को जो दिल्ली सल्तनत के अधीन थे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इससे क्रोधित इब्राहिम ने राणा को सबक सिखाने हेतु मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। संघर्ष का जो दूसरा कारण था, पहला कारण है कि सल्तनत के कुछ क्षेत्रों को राणा ने जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था और दूसरा कारण इब्राहिम लोदी मालवा पर प्रभाव स्थापित करना चाहता था और इसके लिए सांगा को पराजित करना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि सांगा भी मालवा को अधीन रखने हेतु प्रयत्नशील था। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी। खातौली का युद्ध इब्राहिम लोदी व महाराणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में हाड़ौती की सीमा पर खातौली, जो कि वर्तमान में बूंदी में है, खातौली का युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी की इस युद्ध में निर्णायक पराजय हुई और लोदी का एक पुत्र राणा द्वारा बंदी बना लिया गया, जिससे कुछ दंड लेकर राणा ने उसे छोड़ने की आज्ञा दे दी। राणा सांगा भी इस युद्ध में बुरी तरह जख्मी हुआ। उसका एक बाजू अर्थात हाथ कट गया तथा एक तीर का आघात लगने से पैर में भी उसके गहरा घाव हो गया और राणा सांगा लंगड़ा हो गया। बाड़ी अर्थात धौलपुर का युद्ध 1518 ईस्वी। सांगा ने अभियान जारी रखते हुए टोडा भीम के निकट पड़ाव डाला। अहमद यादगार के अनुसार इब्राहिम लोदी ने सांगा से अपनी पराजय का बदला लेने मियाँ मक्खन के नेतृत्व में सेना भेजी। सुल्तान को शाही सेना के 2 सेना नायकों मियाँ हुसैन फरमूली और मियाँ मासूफ फरमूली पर संदेह हो गया। अतः मियाँ मक्खन को यह गुप्त संदेश भिजवाया कि दोनों सेना नायकों को बंदी बना लिया जाए। दोनों सेना नायकों को उस गुप्त संदेश की जानकारी मिल गई और इस पर वे शाही शिविर छोड़कर राणा सांगा की शरण में चले गए। इससे सांगा की शक्ति में वृद्धि हुई। बाड़ी में दोनों पक्षों में भारी संघर्ष हुआ, भारी संग्राम हुआ। शाही सेना बुरी तरह से पराजित हुई। बाबरनामा में धौलपुर युद्ध में राजपूतों की विजय का उल्लेख मिलता है। चंदेरी बाबरनामा में बाबर ने यह भी लिखा है कि चंदेरी के आसपास का क्षेत्र दिल्ली सल्तनत से छीनकर राणा सांगा ने मेदिनी राय को सौंप दिया था। राणा सांगा का चरमोत्कर्ष 1519 से 1526 ईस्वी का जो काल है वो राणा सांगा का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। यह मेवाड़ की शक्ति की चरम सीमा थी। मेवाड़ उत्तरी भारत की राजनीति का महत्वपूर्ण बिंदु
बन चुका था। राणा सांगा और मुगल सम्राट बाबर। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से सुल्तान इब्राहिम लोदी परास्त होकर मारा गया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई। राणा सांगा व बाबर के मध्य संघर्ष का कारण। पहला है महत्वाकांक्षाओं का संघर्ष। बाबर व सांगा दोनों ही अत्यंत महत्वाकांक्षी एवं राज्य विस्तार के लिए प्रयासरत थे। दूसरा, दोनों का परस्पर वचन भंग का आरोप। दोनों ने परस्पर एक दूसरे पर वचन भंग का आरोप लगाया। बाबर ने बाबरनामा में युद्ध का जो कारण है वो सांगा द्वारा संधि भंग करने और विश्वासघात करना बताया है। बाबर ने बाबरनामा में लिखा है कि जब हम लोग काबुल में थे तो राणा के दूत ने उपस्थित होकर उसकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की और यह निश्चय हुआ था कि सम्मानित बादशाह उस ओर से दिल्ली के समीप पहुंच जाए तो सांगा इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर देगा। मैंने इब्राहिम को पराजित भी कर दिया, दिल्ली और आगरा पर अधिकार भी जमा लिया, किंतु इस काफिर के किसी और हिलने के चिन्ह भी दृष्टिगत नहीं हुए। जबकि बाबर ने सांगा पर जो आरोप लगाया है वह मूल तथ्यों से परे प्रतीत होता है। सांगा ने अपना कोई दूत बाबर के पास काबुल नहीं भेजा था। इस कथन के समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं कि यदि सांगा ने अपना दूत बाबर के पास भेजा होता तो बाबर के अतिरिक्त अन्य समकालीन मुगल या अफगान लेखकों ने अवश्य इसका उल्लेख किया होता। दूसरा, बाबर को राणा सांगा के सहयोग की आवश्यकता थी, न कि सांगा को बाबर के सहयोग की। राणा सांगा, जिसने इब्राहिम लोदी को पहले ही परास्त कर दिया था, उसके प्रभुत्व की तुत्ती उत्तर भारत, मध्य भारत, गुजरात और मालवा में पहले ही बोल रही थी। उसे बाबर को आमंत्रित करने की क्या आवश्यकता थी। इसके अलावा राणा को हिंदुस्तान में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने अथवा अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाह्य शक्ति की कदापि आवश्यकता नहीं थी और यह राजपूतों की परंपरा के प्रतिकूल बात थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी से की गई संधियों का विस्तृत ब्यौरा दिया है। फिर उसने राणा सांगा के साथ की गई संधि या समझौते का विवरण क्यों नहीं दिया। यदि सांगा बाबर के साथ कोई समझौता करता तो पानीपत के युद्ध में इब्राहिम के विरुद्ध बाबर की सहायता अवश्य करता, क्योंकि राजपूत वचन के पक्के होते थे। इसके अलावा यदि राणा ने बाबर को आमंत्रित किया होता तो इब्राहिम का छोटा भाई महमूद लोदी खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ न होता। राजपूत स्रोतों के अनुसार बाबर ने काबुल से राणा को कहलवाया था कि वह इब्राहिम को परास्त करने में उसकी सहायता करे तो विजय के बाद राणा को आगरा तक के क्षेत्र का शासक बना दिया जाएगा। महाराणा से इस संबंध की बातचीत सिलहंदी द्वारा हुई और राणा ने प्रस्ताव की स्वीकृति भी भिजवा दी। इस पत्र व्यवहार का ब्यौरा मेवाड़ राज्य के प्रमुख पुरोहित की डायरी से मेवाड़ के संक्षिप्त इतिहास की पांडुलिपि में उद्धृत मिला है। राणा के सामंतों को जब इस बात का पता चला कि वह एक विदेशी को सहायता पहुंचाना चाहता है तो उन्होंने यह कहते हुए रोका कि सांप को दूध पिलाने से क्या लाभ। इससे सहमत राणा ने बाबर को कोई सहायता नहीं दी। बाबर को संधि उल्लंघन का बहाना मिल गया। डॉक्टर वंदना पाराशर ने अपने शोध ग्रंथ में लिखा है कि खानवा के युद्ध से पहले राणा सांगा के रणथंभौर पहुंचने पर बाबर ने रायसेन के शासक सलहंदी तंवर के माध्यम से राणा से संधि करनी चाहिए थी, किंतु राणा ने बाबर का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर बाबर ने राणा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर जिहाद अर्थात धर्म युद्ध घोषित कर दिया। पानीपत के युद्ध के बाद राणा सांगा ने राजस्थान के उन भूभागों पर अधिकार स्थापित कर लिया था जो कभी दिल्ली सल्तनत के अधीन थे। इससे रणथंभौर से 10 मील दूर खंडार के दुर्ग और आसपास के लगभग 200 गांवों पर भी सांगा ने अधिकार कर लिया, जिससे इस क्षेत्र के अनेक मुस्लिम परिवार बेघर हो गए और इससे बाबर का क्रोधित होना स्वाभाविक था। सांगा द्वारा बाबर के अफगान शत्रुओं को आश्रय एवं सहयोग देना भी युद्ध का प्रमुख कारण था। इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी सांगा की शरण में था। सांगा ने उसे दिल्ली का सुल्तान स्वीकार कर लिया था और
ये कुछ विद्वानों का कहना है कि उसको दिल्ली का सुल्तान स्वीकार कर लिया था सांगा ने, तथा हसन खां मेवाती भी सेना सहित राणा सांगा के पास आ गया था। सांगा ने बाबर के इन शत्रुओं के साथ मिलकर बाबर को भारत से बाहर खदेड़ने की योजना पर विचार विमर्श करना आरंभ कर दिया था, और ये जो राजपूत अफगान गठबंधन था वो बाबर के लिए भयंकर चुनौती था। बाबर चाहता था कि अन्य अफगान राणा से सहयोग करे, उसके पहले ही सांगा की शक्ति को नष्ट कर दिया जाए। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार संघर्ष का कारण दोनों की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विचारधारा थी। राणा अपने आप को हिंदू धर्म व संस्कृति का रक्षक समझता था और बाबर इस्लाम धर्म का पोषक स्वयं को मानता था। परंतु ये कथन ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ऐसा होने पर सांगा जो है वो अफगानों का सहयोग कभी प्राप्त नहीं करता। दूसरी ओर बाबर भी इस्लाम के अनुयायी अफगानों का रक्त बहाकर सांगा का राज्य नहीं छीनता। अंतिम कारण है बयाना के दुर्ग का सामरिक महत्व। बयाना का जो दुर्ग था वो सामरिक दृष्टि से अत्यंत राजस्थान के प्रवेश द्वार पर स्थित होने के कारण अत्यंत ही महत्वपूर्ण था, जिस पर महाराणा अधिकार करना चाहता था। उधर बाबर का भी यही मंतव्य था। खानवा के पूर्व का घटना चक्र। बाबर ने दक्षिण पश्चिमी सीमाओं पर स्थित बयाना, धौलपुर, ग्वालियर आदि को अधिकृत करने के लिए सेनाएं भेज दी। बयाना पर अधिकार हेतु बाबर ने सबसे पहले दोस्त इश्क आका को भेजा, परंतु वो असफल रहा। उसके बाद मेहंदी खाजा को भेजा। बयाना के दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया। बयाना के दुर्गपाल ने थोड़ी आनाकानी के बाद दुर्ग मुगलों को समर्पित कर दिया। ग्वालियर, धौलपुर पर भी मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया। सांगा ने भी सभी राजपूत शासकों और सरदारों को निमंत्रण भेज दिया, जिसे राजपूत परंपरा में पाती पर्वन कहा जाता है। मारवाड़ का शासक राव गांगा का पुत्र मालदेव, चंदेरी का मेदिनी राय, मेड़ता का रायमल राठौड़, सिरोही का अक्केराज दुद्धा, डूंगरपुर का रावत उदय सिंह, सलूम्बर का रावत रतन सिंह, सादड़ी का झाला अज्जा, गोगुंदा का झाला सज्जा आदि अपनी अपनी सेनाएं लेकर सांगा के पास पहुंचे। सांगा पहले रणथंभौर गया। यहाँ उत्तर प्रदेश के चंदावर क्षेत्र से चंद्रपान और माणिक चंद्र चौहान भी आ मिले। रणथंभौर जो कि सांगा, जिस पर सांगा का पहले से ही अधिकार था। यहाँ से सांगा ने बयाना की ओर प्रयाण किया और बयाना के आसपास के क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाना सांगा ने शुरू कर दिया। आसपास के क्षेत्रों से मुस्लिम सरदारों को खदेड़कर उन क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लिया। उसके पश्चात सांगा बयाना की ओर बढ़ा। बयाना में इस समय बाबर की ओर से मेहंदी खाजा दुर्ग रक्षक नियुक्त था। मेहंदी खाजा ने सांगा का मार्ग रोकने के लिए सैनिक दस्ते भेजे। हसन खां मेवाती को अपनी तरफ मिलाने हेतु उसके पुत्र नाहर खां, जिसको पानीपत के युद्ध में मुगलों द्वारा बंदी बना लिया था, उस नाहर खां को मुक्त कर दिया गया। लेकिन हसन खां इससे सर्वथा अप्रभावित होकर से सैन्य सांगा से जा मिला। बयाना का युद्ध। सांगा ने बयाना पहुंचकर दुर्ग को घेर लिया। बाबर ने दुर्ग में घिरी मुगल सेना की सहायतार्थ मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में एक और सेना भेजी, लेकिन राजपूतों ने परास्त करके उसे खदेड़ दिया। जब दुर्ग में तैनात मुगल सेना के कई अधिकारी और सैनिक मारे गए, बाबर का एक सेनानायक संगर खां भी मारा गया, तो निराश होकर मुगलों ने आत्मसमर्पण कर दिया। बयाना पर सांगा का अधिकार हो गया। 16 फरवरी 1527 महाराणा सांगा ने बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। बयाना की विजय सांगा की अंतिम महान विजय थी। उधर बाबर भी सांगा का सामना करने की तैयारी में जुटा हुआ था। उसने शीघ्र ही आसपास के क्षेत्रों में गई हुई सेना को एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। अपने शहजादे हुमायूं को जौनपुर से बुला लिया। 5 दिन आगरा में रहकर 16 फरवरी 1527 को आगरा से फतेहपुर सीकरी पहुंच बाबर ने अपना पड़ाव डाल दिया। रसद और पानी जुटाने की व्यवस्था की गई और फिर मोर्चेबंदी की तरफ ध्यान दिया गया।
इसी समय बयाना से बचकर भागे मुगल सैनिकों ने राजपूतों के युद्ध कौशल, सूरवीरता, सांगा की सैन्य शक्ति की श्रेष्ठता का हाल मुगल सैनिकों को सुनाया। इससे बाबर की सेना में वे आतंक का वातावरण बन गया। इन्हीं दिनों काबुल से आए एक ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने भविष्यवाणी की कि मंगल का तारा पश्चिम में है, इसलिए इधर अर्थात पूर्व से लड़ने वाले अर्थात मुगल पराजित होंगे। अर्थात जो ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ था उसने बाबर के गरे अनुकूल न होने की बात कही, बाबर की पराजय की बात कही। मुगल सेना इससे और ज़्यादा हतोत्साहित हो गई। बाबर ने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने हेतु युक्ति से काम लिया। उसने अपने समस्त सैनिकों, अमीरों एवं साथियों के समक्ष ओजपूर्ण भाषण दिया, जिसमें इस युद्ध को जिहाद अर्थात धर्म युद्ध घोषित किया। 25 फरवरी 1527 को स्वयं बाबर ने शराब न पीने की प्रतिज्ञा की तथा सोने चांदी की सुरैयां और प्याले व अन्य शराब के बर्तन तुड़वाकर गरीबों में बांट दिए। मुसलमानों से लिए जाने वाले धार्मिक कर अर्थात तमगा को भविष्य में न लेने की घोषणा की। इससे मुगल सैनिकों में पुनः उत्साह का संचार हो गया। बाबर ने अपने सैनिकों के निराशा का वर्णन बाबरनामा में भी किया है। बाबर मार्च 1527 के प्रारंभ में फतेहपुर सीकरी से लगभग 10 मील दक्षिण पश्चिम में खानवा के मैदान में जा पहुंचा। 16 फरवरी 1527 की बयाना विजय के बाद सांगा सीकरी जाने का सीधा मार्ग छोड़कर भुसावर होकर 23 मार्च 1527 को खानवा के निकट पहुंचा। जो सांगा का जो उद्देश्य था यह मार्ग चुनने का संभवतः दिल्ली और काबुल से बाबर को मिलने वाली सहायता एवं रसद के मार्ग को काटना था, लेकिन सांगा का ये कदम परिस्थितियों के अनुकूल नहीं था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 अनावश्यक विलंबन ने बाबर को सैन्य संगठन का अच्छा अवसर दे दिया। सांगा के लिए सेना के जमाव को बहुत कम समय बचा और सांगा के लिए युद्ध स्थल भी सैन्य दृष्टि से उपयोगी न बचा। राणा की सेना में महमूद लोदी, इब्राहिम का भाई, मारवाड़ के राव, गांगा का पुत्र मालदेव व उसकी सेना, आमेर का राजा पृथ्वीराज, इडर का राजा भारमल, वीरमदेव मेड़तिया, वागड़ का उदय सिंह, मेदिनी राय, बीकानेर का कुंवर कल्याणमल आदि योद्धा मौजूद थे। और सांगा ने अपनी सेना को 4 भागों में विभक्त किया तथा सांगा ये जो 4 भाग थे, हरावल, चंडावल, दक्षिणी पार्श्व एवं वाम पार्श्व, स्वयं महाराणा हाथी पर बैठकर सैन्य संचालन कर रहे थे। 17 मार्च 1527 प्रातः 9:30 बजे के लगभग युद्ध प्रारंभ हुआ। पहली मुठभेड़ में राजपूत बाजी ले गए, परंतु मुगल सेना आगे बढ़ती गई। तोपों के गोलों की बौछार से राजपूत सेनानायक दलपत, चंद्रभान, उदय सिंह, भूपत राय, माणिक चंद्र चौहान, रतन सिंह चुंडावत, रामदास सोनगरा, हसन का मेवाती, परमार गोकुलदास, रायमल राठौड़, रतन सिंह मेड़तिया, रावत जग्गा, खेतसी, रावत बाग सिंह, करमचंद आदि वीर गति को प्राप्त हुए। स्वयं राणा के सिर में एक तीर लगने से राणा मूर्छित हो गए और तत्काल राणा को सुरक्षित युद्ध स्थल से बाहर निकाला गया। अजमेर के पृथ्वीराज, जोधपुर के मालदेव और सिरोही के अखेराज की देखरेख में राणा को बसवा ले जाया गया। युद्ध भूमि में सैनिकों का मनोबल बना रहे, इसके लिए हलवद अर्थात हलवद काठियावाड़ के शासक जाला, राज सिंह के पुत्र जाला अज्जा को सांगा के राज चिन्हों के साथ महाराणा के हाथी पर बैठा दिया गया। जाला अज्जा से पूर्व सरदारों ने सेलुम्बर के रावत रतन सिंह को राज चिन्ह धारण करने हेतु कहा, परंतु उसने इनकार कर दिया। कुछ समय बाद जब राणा की अनुपस्थिति की बात राजपूत सेना में फैली तो सेना में खलबली मच गई। मुगल सेना ने इसी समय राजपूतों पर भीषण धावा बोला। अधिकांश राजपूत सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और बचे हुए युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। उनको भागता देख सलहंदी और नागौर के खानजादा बाबर से जा मिले। बाबर की इस युद्ध में निर्णायक विजय हुई। शत्रुओं के सिरों की मीनारें बनाकर प्रसन्नता व्यक्त की गई तथा बाबर ने खानवा विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। राणा की पराजय के कारण
खानवा के युद्ध में महाराणा की पराजय के जो कारण थे वो इस प्रकार है। राजपूत सेना एक नेता के अधीन संगठित नहीं थी। जो राणा की सांगा में अलग अलग क्षेत्रों के जो भिन्न भिन्न राजपूत राजाओं और सामंतों के अधीन थी राणा की सेना, जिनकी स्वामी भक्ति राणा की अपेक्षा अपने सामंतों एवं राजाओं के प्रति अधिक थी। अतः सेना में अनुशासन बनाए रखना वो संभव नहीं था। वहीं बाबर का जो सैन्य बल था वो एक नेतृत्व को स्वीकार करता हुआ अनुशासित रूप से लड़ रहा था। सांगा ने राजपूतों की परंपरागत युद्ध पद्धति को अपनाया। वहीं मुगल व्यवस्था एक परिष्कृत सैन्य व्यवस्था थी, जिसमें अफगानों, उज्बेकों, तुर्कों, मंगोलों, फारसी, भारतीय आदि युद्ध प्रणालियों का समावेश था। सांगा की जो सेना थी अधिकांश पदाती अर्थात पैदल थी, जबकि मुगलों की सेना में अधिकांश घुड़सवार थे। मुगलों के अश्वारोही सैनिक दस्ते की गतिशीलता तथा चातुर्यपूर्ण रण कौशल देखने योग्य था। बाबर के तोपखाना, बंदूकों आदि की तुलना में तीर कमान, भाले, तलवारें, बर्छियां निम्न प्रकार के अस्त्र साबित हुए। सांगा का अपने आप को युद्ध में झोंक देना भी उसकी पराजय का कारण बन गया, जबकि बाबर एक निश्चित स्थान पर खड़े रहकर युद्ध का संचालन करता था। सांगा ने बिना सोचे समझे स्वयं युद्ध में उतर आया और शत्रु के सामने आते ही शत्रु को उस पर वार करने का अवसर है वो मिल गया। अतः सांगा का मूर्छित होना और युद्ध क्षेत्र में बाढ़ ले जाने के बाद राजपूतों का जोश और साहस धीरे धीरे कम होता गया और अंत में वे युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। सांगा ने बयाना विजय के बाद सीधा सीकरी की ओर न जाकर भूसावर के मार्ग से सीकरी गया। 1 महीना इसमें व्यर्थ हो गया। इससे शत्रु को तैयारी का पर्याप्त अवसर मिल गया। कर्नल टोड, हरविलास शारदा, श्यामलदास आदि के अनुसार युद्ध के अंतिम दौर में सलहंदी तंवर और नागौर के खानजादा द्वारा राणा से विश्वासघात करके मुगलों से मिल जाना युद्ध का निर्णय करने में सहायक रहा। परंतु ये ध्यान देने योग्य बात है, ये सही है कि जब युद्ध निर्णायक स्थिति में पहुंचा हुआ था तो उनके सलहंदी और खानजादा द्वारा राणा का पक्ष त्यागने और बाबर से मिल जाने पर राजपूतों के मनोबल पर अवश्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष उस समय बदला था जब राणा को घायल या मूर्छित अवस्था में युद्ध क्षेत्र से ले जाया जा चुका था और राजपूत सेना पराजय के कगार पर थी। इस समय यदि वे अपना पक्ष नहीं भी बदलते तो भी राजपूतों की पराजय को बचाया नहीं जा सकता था। फिर भी जैसा कि निजामुद्दीन ने लिखा है कि किसी अदृश्य सेना ने मुगल सेना की सहायता की। इस संकेत के आधार पर अनेक विद्वानों का मानना है कि सलहंदी के पक्ष परिवर्तन का अवश्य ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। एल्फिंस्टन और डॉक्टर ओजा का कहना है, उनका मानना है कि बयाना से शीघ्र सीकरी न पहुंचना राणा की पराजय का मुख्य कारण बना। खानवा के युद्ध के परिणाम, राजसत्ता राजपूतों के हाथों से निकलकर मुगलों के हाथ लग गई, जो कि अगले 200 वर्षों तक मुगलों के पास रही। मुगलों का राज्य स्थायी हो गया। भारत में राजपूतों की प्रतिष्ठा व मेवाड़ की प्रतिष्ठा में कमी आई। मेवाड़ की प्रतिष्ठा और शक्ति के कारण राजपूतों का जो संगठन बना वह भी टूट गया और बाबर के लिए अफगानों को दबाना भी आसान हो गया, क्योंकि अब अफगानों को राजपूतों के सहयोग की आशा समाप्त हो गई, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि जब राजपूत स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सके तो फिर दूसरों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। अतः उन्होंने राजपूतों के सहयोग से मुगलों को भारत से खदेड़ने की आशा छोड़ दी। राणा सांगा की मृत्यु, बसवा ले जाने पर राणा को जब होश आया तो राणा पुनः युद्ध स्थल पर जाने को उद्यत हो गए। उसके साथ ही सरदारों ने खानवा के सर्वनाश और राजपूतों की पराजय का विवरण दिया तो उसे भारी आघात लगा और तब राणा ने प्रतिज्ञा की कि जब तक वह बाबर को परास्त नहीं कर देगा और अपनी पराजय का बदला नहीं ले लेगा वह वापस चित्तौड़ नहीं जाएगा।
जनवरी 1528 के प्रारंभ में बाबर कालपी से ससैन्य चंदेरी पर आक्रमण करने हेतु बढ़ा। राणा सांगा भी मेदिनी राय की सहायतार्थ और अपनी पराजय का बदला लेने हेतु ससैन्य चल पड़ा। इरीच गांव में राणा ने डेरा डाला। जो साथी राजपूत जो नए युद्ध के विरोधी थे फिर से युद्ध में प्रविष्ट देख राणा को साथी राजपूतों ने विष दे दिया, जिससे 30 जनवरी 1528 को राणा की कालपी में मृत्यु हो गई। कालपी से शव को मांडलगढ़ ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। आज भी राणा सांगा का समाधि स्थल मांडलगढ़ में है। इतिहास में महाराणा सांगा का नाम अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के नाम से अमर है। राणा सांगा को हिंदूपत कहा जाता है। कर्नल टोड ने महाराणा सांगा को सिपाही का अंश अर्थात सैनिक का भग्नावशेष कहा। अब सांगा ने अपने देश के गौरव की रक्षा करने में अपनी एक आंख, एक हाथ और एक टांग खो दी। इसके अलावा उनके शरीर के भिन्न भिन्न भागों पर तलवार के 80 घाव लगे हुए थे। तो विद्यार्थियों, आज हमने महाराणा सांगा के गुजरात, मालवा और दिल्ली सल्तनत से संबंधों के बारे में अध्ययन किया। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।